गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल के आगे की बात कर रहे हैं। आज हम एक बार फिर से अपने उसी लेक्चर को फिर से ले रहे हैं दोस्त, जो हमने कल करा था उसी का आगे बच्चों के कहने के अनुसार। एक मिनट दोस्त, स्टार्ट करूं दोस्त यहाँ पे। तो हम आज सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं टीडीएस का। हमने अभी थ्योरी कंप्लीट करी थी, न्यूमेरिकल हम लोग हाथों हाथ इसके डिस्कस कर रहे हैं एज पर स्टूडेंट रिक्वेस्ट। तो दोस्त आगे की बातचीत करूं मैं अगर आपके सामने, तो एग्जामिन द टीडीएस इम्प्लीकेशन अंडर सेक्शन 194 ए। सेक्शन 194 ए पे ये सेक्शन लग रहा है दोस्त, आपको उस बात पे जाना है। सेक्शन 194 ए, इन द केस ऑफ मेंशन हियर अंडर एस 1/10/2020 मिस्टर हरीश मेड ए 6 month deposit of rupees 10 lakh at the rate of 9%। एक मिनट दोस्त, ये थोड़ा सा ढंग से लगानी है। हाँ, 6 month की डिपॉजिट करी एफडी 10 लाख रुपए की 9% से विथ एबीसी कोऑपरेटिव बैंक। दोस्त 10 लाख का अगर मैं यहाँ पे बोलूँ अगर आपके साथ में, तो 10 लाख रुपए का यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। मेरे पास में मोबाइल पे ही कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। राइट, यहाँ पे 10 लाख रुपए का 9% से 6 महीने का 45,000 रुपये का ब्याज है। क्या दोस्त इस पे अपने को टीडीएस काटना पड़ेगा? यस, बिल्कुल काटना पड़ेगा आंसर। राइट, ये टीडीएस 45,000 रुपये का ब्याज। मिस्टर एबीसी कोऑपरेटिव बैंक डिडक्ट द टीडीएस एट द रेट ऑफ 7.5%, क्योंकि कोविड डेट आ गई है। कोविड डेट के बीच में 25% का रिलैक्सेशन था। 10% ओरिजिनल टीडीएस की रेट थी, 25% का रिलैक्सेशन था। 7.5% से टीडीएस कटेगा। 45,000 पे 7.5% से 45,000 का 7.5%, 45,000 का 7.5%, 3375 ये टीडीएस कटेगा दोस्त। और ये रहा टीडीएस, चेक कर लें, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/6/2020 को मिस्टर गणेश मेड 3 9 month एफडी ऑफ सेक्शन ऑफ ₹3 लाख। 3 एफडी करी है 9 महीने की, 1 लाख 3 लाख की एक, कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% विद द्वारका ब्रांच जनकपुरी एंड रोहिणी ब्रांच XYZ, अलग अलग जगह। माय गॉड, स्मार्ट आदमी है। राइट, विद द्वारका ब्रांच जनकपुरी ब्रांच, तीनों अलग अलग ब्रांच है। स्मार्ट आदमी है। रोहिणी ब्रांच, बैंक एक ही है। ए बैंक विच हैज ए एडॉप्टेड सीबीएस सिस्टम, मतलब वो कंबाइंड उनका यूनिफॉर्म सिस्टम रहता है। द एफडी मैच्योर्ड ऑन 28/2/2021। पहले बात करें 3 लाख पे 9% से 9 महीने का, एक एफडी पर कितना हुआ? 3 लाख रुपए पर 9% से 9 महीने का 20,250। राइट, एक एफडी पे, तो 3 एफडी पर कितना हुआ? 60,750। राइट रॉन्ग? यस। अब दोस्त क्या इस पर टीडीएस कटेगा? चूंकि उनके यहाँ सीबीएस सिस्टम है, मतलब बैंक हैज अडॉप्टेड सीबीएस सिस्टम। और अगर सारी ब्रांचों का भी अगर ध्यान दिया है, तो सारी ब्रांच में मिलाकर 40,000 से ऊपर हो गया है। सारी ब्रांचों में मिलाकर 40,000 से ऊपर हो गया है। सिंस द एग्रीगेट अमाउंट इज 60,750, क्योंकि एक का है आपका 20,250, तीनों का मिला के 60,750। ये एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट है 40,000। इस पर टीडीएस की रेट है 7.5%, चूंकि कोविड डेट है, तो इस पर 7.5% का टीडीएस कटेगा। इस पर 7.5% का टीडीएस कटेगा। 4556 ये टीडीएस काटना पड़ेगा, बिल्कुल लगेगा। तीसरे वाले पे
ऑन 1/10/2020 मिस्टर राजेश स्टार्टेड ए 6 month रेकरिंग डिपॉजिट 2 लाख रुपए पर मंथ एट द रेट ऑफ 8%. रेकरिंग डिपॉजिट ऑफ ₹2 लाख पर मंथ. ओ माय गॉड, 2 लाख रुपए पर मंथ और 1/10/2000 को करा इसने, राइट, 8% पर एनम से दोस्त 2 लाख रुपए पर हर महीने 2-2 लाख रुपए का कर रहा है. सीधी सी बात है, पहले 2 लाख रुपए पर यहाँ की बातचीत करूँ तो जो 2 लाख रुपए आपने 1/10 को जमा करा उस पर 6 महीने का, फिर 5 महीने का, फिर 4 महीने का ऐसा मिलेगा यहाँ पे. चेक करते हैं दोस्त यहाँ पे टोटल ब्याज कितना हुआ है. दो लाख रुपए पर 8% से 6 महीने का. ये 8,000 का हुआ. फिर 2 लाख रुपए पर जो अक्टूबर में करा, जो नवंबर में करा 8% से 5 महीने का. फिर जो दिसंबर में करेंगे, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, तो दोस्त यहाँ पे डिवाइड बाय 6 × 5 6667, फिर डिवाइड बाय 5 2 4 5333. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. 1 अक्टूबर को करा, 1 नवंबर को करा, 1 दिसंबर को करा, राइट. जनवरी में करा 5 6 4. जनवरी में करा 4. फरवरी में करा, फरवरी मार्च, जो मार्च में करा, टोटल हुआ दोस्त 28,000. रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है हर महीने जमा करा. 1 अक्टूबर को जो जमा करा उस पर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का. 1 नवंबर को जो जमा करा 1 नवंबर से 31 मार्च तक 5 महीने का. 1 दिसंबर को जो जमा करा 1 दिसंबर से 31 मार्च तक 4 महीने का. 1 जनवरी को जो जमा करा जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 महीने का. 1 फरवरी को जो जमा करा फरवरी से लेकर मार्च तक 2 महीने का. 1 मार्च को जो जमा करा मार्च का 1 महीने का. इस प्रकार कुल 6 महीने के 2-2 लाख रुपए पर आपको जो ब्याज मिला 28,000 रुपये मिला है. ये आपका 40,000 से कम है. अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 की लिमिट, अदर देन सीनियर सिटीजन 40,000 की लिमिट. आरडी एफडी पर ब्याज 40,000 से ऊपर हो तो टीडीएस कटेगा. कोविड डेट है 7.5%, अदर देन कोविड डेट है 10%. दोस्त इस पर टीडीएस नहीं कटेगा, इस पर टीडीएस नहीं कटेगा, इस पर टीडीएस नहीं कटेगा, नो टीडीएस. बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन. सेक्शन 194 ए कहता है बैंक से ब्याज टीडीएस कटेगा कि नहीं. इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट. ABC Limited makes the following payment to Mr. X, a contractor, for contract work during the period. Section 194C. Section 194C. Section 194C. ABC Limited makes the following payment to Mr. X, a contractor, for contract work during the previous year 2020-21. During the previous year 2020-21 20,000 रुपये ऑन भैया कॉन्ट्रैक्ट को पेमेंट दिया है. आपको याद हो सिंगल पेमेंट 30,000, ओवरऑल पेमेंट 1 लाख. 1/5/2020 को 20,000, 1/8/2020 को 25,000, 1/12/2020 को 28,000, 1/3/2021 को पेमेंट ऑफ 30,000 इज ड्यू. आपको मालूम है पेमेंट ड्यू और पेमेंट पेड विच और इज अर्लियर. दोस्त क्या टोटल मिला के 20 + 25 + 28 73 और +30 1,03,000 गए. क्या अब 1,03,000 पूरे पे ही आपको टीडीएस काटना पड़ेगा
यस, जैसे ही इन दिस केस द इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट मेड टू एक्स डज नॉट एक्सीड 30,000, भैया एक भी सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर नहीं है, बट द एग्रीगेट अमाउंट राइट एक्सीड 1 लाख रुपीज ऑन अकाउंट ऑफ लास्ट पेमेंट 30,000। भैया सिंगल पेमेंट कोई भी 30,000 से ऊपर नहीं है, लेकिन एग्रीगेट पेमेंट मिला के 1 लाख से ऊपर चला गया है, 1,03,000 चला गया है, 1,03,000 चला गया, चूंकि आखिरी पेमेंट आपका यहाँ पे 30,000 का जाने से ये हो गया है। अब दोस्त मेरे यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? यस, कोविड डेट है तो 0.75%, कोविड डेट नहीं होता तो 1%। अच्छा, पेमेंट अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ को कराए तो 1% है, याद करें। पेमेंट अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ को कराए तो 1% है, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ को कराए तो 2%। इफ द पे इज इंडिविजुअल एंड एचयूएफ तो 1%, कोविड डेट पे 0.75%, पूरे 1,03,000 पे, पूरे 1,03,000 पे, पूरे आखिरी पेमेंट में से काट लेंगे। अब आप बोलोगे सर शुरू के पेमेंट में तो हमने बिना टीडीएस काटे कर दिया था पेमेंट, तो अब क्या करेंगे? भैया आखिरी के जो 30,000 का पेमेंट करोगे उसमें से पूरा काट लोगे, आखिरी के जो 30,000 का पेमेंट करोगे उसमें से पूरे 1,03,000 पर, आखिरी के जो 30,000 का पेमेंट करोगे उसमें पूरे 1,03,000 पे टीडीएस काटोगे। आखिरी के जो 30,000 का जो पेमेंट करोगे उस पर पूरे 1,03,000 पे टीडीएस काटोगे और 30,000 में से वो टीडीएस काट के पेमेंट करोगे। चेक कर ले बेटा, चेक कर ले। Certain concessions are granted to transporter operators in the context of cash payment under section 40A3 and the deduction ट्रांसपोर्टर की दशा में। दोस्त पहली बात तो ये कि सेक्शन 40A3 कहता है कि अगर ट्रांसपोर्टर को अगर आपने 35,000 तक का पेमेंट कराए तो भी अलाउड है, 35,000 से कम पेमेंट कराए तो फिर वो मतलब 35,000 तक का भी कराए तो चले। 35,000 से ऊपर का पेमेंट करते हो ट्रांसपोर्टर को तो आपको अकाउंट पे चेक से करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर के अलावा बाकी सब पर लिमिट है 10,000 की, लेकिन ट्रांसपोर्टर के लिए लिमिट है 35,000 की। राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है। सेक्शन 194C कहता है कि यदि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट का सौदा करा है और अगर आप उसके कॉन्ट्रैक्टर को पेई इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो 1% टीडीएस काटोगे, कोविड डेट पर 0.75, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2 और 1.5 काटोगे। राइट, लेकिन अगर आपके यहाँ कोई आपने किसी के साथ में अगर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में अगर किसी ट्रांसपोर्टर के साथ में अगर आपने टाइप करा है तो आपको उसका टीडीएस नहीं काटना है, बशर्ते 3 कंडीशन हो। उसके बाद 10 से ज़्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए, उसने पेन नंबर सबमिट कर दिया हो और ट्रांसपोर्टर आपके गुड्स कैरिंग व्हीकल का ट्राइंग प्लाइंग एंड हायरिंग का काम करता हो। ये पूरा क्वेश्चन यही बोल रहा है कि हाउएवर नो डिडक्शन इज रिक्वायर्ड टू मेड एनी सम क्रेडिटेड पेड टू ट्रांसपोर्टर राइट ड्यूरिंग द कोर्स, बशर्ते 3 कंडीशन हो। उसके बाद 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ ना हो, वो ट्रक के गुड्स कैरिंग व्हीकल के ट्राइंग प्लाइंग हायरिंग में लगा हो और उसने डिक्लेरेशन दे दिया हो कि उसके पास पेन नंबर है। दिस क्वेश्चन इज प्योरली रिलेटेड टू थ्योरेटिकल। पहले उसने समझाया सेक्शन 40A3 में कि जनरल लिमिट 10,000 है, ट्रांसपोर्टर के लिए 35,000 है। फिर उसने 194C का रेफरेंस दिया। 194C में अगर कॉन्ट्रैक्टर को हम पेमेंट करते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ है
तो 1 और 0.75%, अदर देन इंडिविजुअल HUFA 2 और 1.5%, ये उसने समझाया। फिर उसने बताया कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्टर के रूप में ट्रांसपोर्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ट्रांसपोर्टर पर TDS नहीं काटा जाएगा, बशर्ते 3 कंडीशन हो। ट्रांसपोर्टर गुड्स कैरिंग व्हीकल के ट्राइंग प्लाइंग हायरिंग के काम में लगा हो, 10 से ज़्यादा गाड़ी नहीं हो, उसने पेन ऑब्लिक आधार कार्ड दे दिया हो। तो इसमें पहले सेक्शन 140A(3) को समझाया, 10,000 की लिमिट, 35,000 की लिमिट। फिर इसने 194C को काटा, 1% और 0.75%, 1% और 0.75%। फिर यहाँ पे इसने बोला कि अगर अदर देन इंडिविजुअल HUFA 2%, 1.5%। तो दोस्त दिस इज द 1% एंड 0.75%। फिर उसने बोला कि व्हेन नो TDS डिडक्टेड, व्हेन नो TDS डिडक्टेड, कब कोई TDS नहीं डिडक्ट होगा, कब कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा, वो उसने बताया। काम खत्म। पूरा प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सामने। Illustration number 4. Examine the applicability of the provision for tax deduction at source under section 194DA। दोस्त 194DA की बात कर रहा है। LIC मैच्योरिटी 1 लाख से ऊपर की है, सॉरी LIC का अगर मैच्योर्ड अमाउंट अगर आपका है और सेक्शन 1010D की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी हो तो नो TDS, पर अगर आपने सेक्शन 1010D की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी हो तो फिर आपके ऊपर TDS कटेगा। Mr. X, a resident, examine the applicability of the provision for the tax deduction at source under section 194DA. Mr. X, a resident, is due to receive 4.5 लाख रुपए on 31/3/2021 towards maturity of proceeds of LIC taken on 1/4/2018। आपने पॉलिसी टुवर्ड्स मैच्योरिटी पैसा तो 4.5 लाख का मिला है, लेकिन आपको पॉलिसी आपने ली थी 1/4/2018 की, for which a sum insured is 4 lakh rupees, annual premium is 1,25,000 रुपये। माई गॉड, एनुअल प्रीमियम 1,25,000 भरी थी, 3 साल में पॉलिसी मैच्योर्ड हो गई, आपको 4 लाख की पॉलिसी थी और आपको मिले बोनस सहित 4.5 लाख रुपए, आपको मिले बोनस सहित 4.5 लाख रुपए। पहली बात, क्या इस पर TDS काटा जाएगा कि नहीं काटा जाएगा? आपकी पॉलिसी, आपका प्रीमियम अमाउंट 10% से ज़्यादा का नहीं हो सकता, आपको मालूम है। अगर आपने वो भरा है तो फिर आपको क्या कंडीशन है? सिंस द एनुअल प्रीमियम एक्सीड द 10% ऑफ सम इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी टेकन 31/3/2012 के बाद अगर आपने कोई पॉलिसी ली है और उसका प्रीमियम सम इंश्योर्ड के 10% से ज़्यादा है तो सेक्शन 80C में उसकी छूट नहीं मिलेगी। द मैच्योरिटी प्रोसीड्स एज ऑन 4.5 लाख रुपए ड्यू ऑन 31/3/2021 आर नॉट एग्जम, क्योंकि सेक्शन 1010D की कंडीशन पूरी नहीं करी है। क्योंकि सेक्शन 1010D में बोला गया है कि आपकी जो पॉलिसी का प्रीमियम अमाउंट है वो अगर आपने 31/3/2012 के बाद अगर कोई पॉलिसी ली है तो आपका सम इंश्योर्ड का 10% से ज़्यादा प्रीमियम नहीं हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा का प्रीमियम होता तो 80C में भी आपको डिसअलाउड है, मना है, छूट नहीं मिलेगी, और आपको जब मैच्योरिटी पे उसका पैसा मिलेगा तो वो भी एग्जाम नहीं होगा, वो भी टैक्सेबल होगा। क्योंकि सेक्शन 1010D में बोलता कि पॉलिसी का प्रीमियम का अमाउंट
सम एश्योर्ड के 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता, अगर उससे ज़्यादा है एंड व्हेन यू रिसीव द मैच्योरिटी अमाउंट देन इट वुड बी टैक्सेबल। देयरफॉर द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एट द रेट ऑफ 3.75%, क्योंकि ड्यू टू कोविड डेट है। अगर ये कोविड डेट नहीं होती तो फिर 5% से टीडीएस कटता। तो असेसमेंट ईयर 22-23 पढ़ने वाले बच्चों मेरे ध्यान से सुनना, बस यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। आपको ध्यान रखना 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में नाटक है, वहाँ पे 25% का रिलैक्सेशन है टीडीएस की रेट पे। उसके बाद 21-22 प्रीवियस ईयर में पूरे 5% की टीडीएस की रेट है। चूंकि आप एटीसी से इसको लिंक करोगे, पॉलिसी का प्रीमियम अमाउंट 10% और सम इंश्योर्ड से ज़्यादा है, तो आपका जो पॉलिसी का जो मैच्योरिटी का अमाउंट मिला है वो सेक्शन 1010D में एग्जाम नहीं है, वो सेक्शन 1010D में एग्जाम नहीं है। और जब सेक्शन 1010D में एग्जाम नहीं हो, जब सेक्शन 1010D में एग्जाम नहीं हो तो फिर वो टैक्सेबल होगा और उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। तो बहुत सुंदर बात, टीडीएस कट रहा है, कोविड डेट, एग्जाम नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बात है, ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम कंप्राइज देर इज 75,000, क्योंकि आपने भर दिया था प्रीमियम 1,25 इंटू 3 साल 18-19-20 में आपने भरा था 18-19, 19-20, 20-21, और आपने 1,25,000, 1,25 और 1,25 3 सालों में भर दिया था 3,75 और आपको मिला है 4,50, तो आपको जो इनकम हुई है वो 75,000 हुई। तो अब टीडीएस आपका जो कटेगा वो कितने पे कटेगा? इनकम पे। जो भरा था उसमें से जो मिला, क्योंकि जो भरा था उसकी छूट भी तो नहीं मिली थी, जो भरा था उसकी छूट भी तो नहीं मिली थी। तो उनका कहना है कि भरा कितना था 3,75, मिला कितना 4.5 लाख, तो इनकम कितनी हुई 75,000। तो 75,000 का फिर 3.75%, अच्छा पॉइंट है, 75,000 का 3.75%। चूंकि आपने जो प्रीमियम भरा था उस प्रीमियम की आपको डिडक्शन नहीं मिली, तो जब आपको पैसा मिल रहा है वो 4.5 लाख का मिल रहा है, 4.5 लाख में से 3,75 तो आपने ही भर दिए थे। 3,75 में से मतलब 4.5 लाख में से 3,75 तो आपने ही भरे थे। तो आपको जो इनकम कंप्राइज हुई वो तो कितनी हुई है? 75,000 हुई है ना। तो 75,000 का 3.75%। Mr. Y, a resident, is due to receive 3.25 lakh on 31/3/2021 on the LIC taken on 31/3/2012, for which a sum insured is 3 lakh rupees and the annual premium is 30,100। मेरे दोस्त 31/3/2012 को ली थी, 31/3/2012 को ली थी। आपको याद हो आपका जो प्रीमियम है, अगर वो पॉलिसी अगर आपने 1/4/2012 के पहले ली हो, 31/3/2012 भी 1/4/2012 के पहले आती। अगर आपने कोई भी पॉलिसी 1/4/2012, 1/4/2012, 1/4/2012 के पहले लिए तो उसमें पॉलिसी अमाउंट प्रीमियम सम इंश्योर्ड का 20% तक भर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्त 3 लाख का 20% कितना होता? 60,000, और आपने भरी 30,100। Since the annual premium is less than the 20%, और अगर आपने प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा नहीं भरी है 20% से, मतलब जो भी लिमिट दी हुई है आपको एटीसी में मैंने लिमिट बताई है, पॉलिसी कब लिए कितना प्रीमियम भर सकते हो, कितना मैक्सिमम प्रीमियम भर सकते हो। अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के पहले ली गई है तो सम इंश्योर्ड का 20% तक प्रीमियम भर सकते हो। अगर पॉलिसी 1/4/2012 के पहले ली गई है तो सम इंश्योर्ड का 20% तक प्रीमियम भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ऐसी दशा में जब आपको पॉलिसी का मैच्योर्ड अमाउंट मिलेगा तो सेक्शन 1010D में एग्जम्प्ट होगा, और जब सेक्शन 1010D में एग्जम्प्ट होगा तो सेक्शन 194DA नहीं लगेगा। अगर आपको LIC की मैच्योरिटी पर पैसा मिलता है 1 लाख रुपए से ज़्यादा का मिलता है, और अगर सेक्शन 1010D में अगर एग्जम्प्ट है तो कोई TDS नहीं, पर अगर सेक्शन 1010D में एग्जाम नहीं है ड्यू टू द आपने प्रीमियम पॉलिसी अमाउंट के सम इंश्योर्ड के एक निश्चित लिमिट से ज़्यादा भरा हो, तो जब मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है। तो जब वो एग्जाम नहीं होता है तो फिर वो टैक्सेबल होगा। अच्छा, इसमें भी एक बच्चा मेरे से डाउट पूछ सकता है कि सर ये अमाउंट तो 75,000 है, 1 लाख से कम है। भैया टोटल अमाउंट तो देखो 4.5 लाख मिला था ना, इनकम भले ही 75 लाख की हो। तेरे को अमाउंट तो 4.5 लाख मिला ना। अगर तेरे को अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा मिला हो और सेक्शन 1010D में एग्जाम नहीं हो तो सेक्शन 194DA में वो टैक्सेबल होगा, TDS कटेगा। थर्ड पॉइंट, मिस्टर जेड ए रेसिडेंट। थर्ड पॉइंट, मिस्टर जेड ए रेसिडेंट इज ड्यू टू रिसीव 95,000 on 1/8/2020 towards LIC maturity. LIC policy taken on 1/8/2014 for which a sum insured is 90,000 and the premium. भैया 2014 में लिए, 1 अप्रैल 2012 के बाद लिए, राइट। 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। 9,000 और ये तूने 10,000 भरा है तो ये TDS कटता, पर चूंकि मैच्योरिटी अमाउंट ही 95,000 है, 1 लाख से कम है तो TDS नहीं कटेगा। सीधी सी बात है, तूने प्रीमियम अमाउंट तो 10% से ज़्यादा का भरा, इसलिए वहां तो तू डिफॉल्ट में आ गया। सेक्शन 1010D में एग्जाम नहीं है, सेक्शन 1010D में एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल है। सेक्शन 1010D में एग्जाम नहीं है और टैक्सेबल है, पर चूंकि तेरा अमाउंट 1 लाख से कम है, पर चूंकि तेरा अमाउंट जो रिसिप्ट मिला वो 95,000 है, चूंकि तेरा अमाउंट जो मिला है वो 95,000 है, चूंकि जो अमाउंट मिला वो 95,000 है, चूंकि जो अमाउंट मिला वो 95,000 है विच इज लेस देन 1 लाख। सेक्शन 194DA में 3 बातें पकड़ो। जो आपने प्रीमियम भरा है वो आपने एक लिमिट से ज़्यादा तो नहीं भरा है। अगर लिमिट से ज़्यादा भरा है तो मैच्योरिटी पे जब पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, एग्जाम नहीं होगा सेक्शन 1010D में। दूसरी बात, अगर मैच्योरिटी पे अमाउंट 1 लाख से कम मिला है तो TDS का प्रश्न नहीं है, पर अगर मैच्योरिटी पे अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा मिला है तो जितना प्रीमियम भरा था और जितना मिला उसके बीच की जो इनकम है उस इनकम पर TDS कटेगा। जितना प्रीमियम भरा था और जितना मिला उसकी डिफरेंस पर TDS कटेगा। तो तूने भरा था 375, मिला 430, मिला 450, तो जो 75,000 ज़्यादा मिला वो TDS, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तूने प्रीमियम ही लिमिट के अंदर भरा है तो फिर जो पैसा मिलेगा पूरा एग्जाम्प्ट है। अगर तूने प्रीमियम अमाउंट 20%, 10%, 15% जो कि पॉलिसी 31 मार्च 2012, 1 अप्रैल 2012 के पहले लिए, 12-13 में लिए, 13 के बाद लिए, अगर वो जो प्रिस्क्राइब लिमिट है जो सेक्शन 80C में हमने बताया था, अगर उस लिमिट से कम प्रीमियम भरा है तो पैसा जब भी मिलेगा सेक्शन 1010D में एग्जाम्प्ट है, कितना ही मिले, नो TDS, नो टैक्सेबल। पर अगर तूने जब प्रीमियम भरा था वो 10, 15, 20% से ज़्यादा भरा है तो जब तेरे को पैसा मिलेगा तो सेक्शन 1010D में एग्जाम नहीं है। सेक्शन 1010D में एग्जाम नहीं है तो उसके ऊपर जितना भरा और जितना मिला उन दोनों के बीच के डिफरेंस को इनकम मानेंगे और वह इनकम में टैक्सेबल होगा। अब वो जो आपको मिला है पैसा, जो ग्रॉस रिसिप्ट है, जो मैच्योरिटी अमाउंट है, वो अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो TDS नहीं कटेगा। तो पॉइंट नंबर 1 में TDS इसलिए कटा क्योंकि मिला 4.5 लाख था, पर कटेगा 75,000 रुपये। पॉइंट नंबर 2 में इसलिए नहीं कटा क्योंकि प्रीमियम 20% और विद इन द लिमिट है, पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के पहले की है। पॉइंट नंबर 3 में इसलिए नहीं कटा क्योंकि ऑल्दो तुमने प्रीमियम तो ज़्यादा भरा है, वहाँ तो तुम वॉयलेट कर रहे हो और जो इनकम तुमको मिल रही है मैच्योरिटी पे वो टैक्सेबल है। पर
चूंकि आपको जो सम इंश्योर्ड जो रिसीव्ड हुआ 75,000, वो 75,000 आपका 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम है तो वो आपके लिए क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, नो टीडीएस। चलें दोस्त, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रिकी पॉन्टिंग। ओके, एग्जाम्पल भी लिया था, रिकी पॉन्टिंग एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर नॉन रेसिडेंट, उसको पेमेंट करा है, उसने न्यूज़पेपर में कंट्रीब्यूशन करा था, एक आर्टिकल लिखा था। भैया अगर कोई भी स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्समैन एसोसिएशन को अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो उस पर 20.8% से टीडीएस कटेगा विदाउट लिमिट। अगर आपने किसी भी स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स एसोसिएशन को, एनआरआई को पेमेंट कराया, चाहे उसने न्यूज़पेपर में राइटिंग करा हो, चाहे वो खेला हो, चाहे आपने उसको कोई भी पेमेंट करा हो इंडिया से, तो आपको उस पर 20.8% टीडीएस काटना है। चेक कर लो। Moon TV, a television channel, made payment of rupees 50 lakh to a production house. ध्यान देना दोस्त, Moon TV, a television channel, made payment of rupees 50 lakh to a production house for production of program for telecasting as per the specification given by the channel. The copyright of the program is also transferred to the Moon TV. Would such be payment be liable to टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C? कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट आ गया है। ऑल्सो एग्जामिन दैट वेदर द प्रोविजन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194C वुड बी अट्रैक्टेड इफ द पेमेंट वॉज मेड बाय मून टीवी फॉर एक्विजिशन ऑफ टेलीकास्टिंग राइट ऑफ द कंटेंट ऑलरेडी प्रोड्यूस बाय द प्रोडक्शन हाउस। क्वेश्चन में हुआ क्या है, मून टीवी है साहब, ए टेलीविजन चैनल है, made payment of rupees 50 lakh to a production house for production of program for telecasting as per the specification given by the channel. मून टीवी ने एक प्रोडक्शन हाउस को एक स्पेसिफिकेशन दिया कि तो हमारे अनुसार एक प्रोग्राम बना और उसको हमारे को बना के दे। उसके कॉपीराइट मून राइट के पास ही रहेंगे, मून टीवी के पास ही रहेंगे। क्या मून टीवी ने अगर अब उसको जो पेमेंट करा है, क्या उस पर सेक्शन 194C का प्रोविज़न लग जाएगा कि नहीं लगेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In this case, since the program is produced by the production house as per the specification given by Moon TV, हमने आपको जो स्पेसिफिकेशन दिया आपने वैसा का वैसा प्रोग्राम बना के दिया है, कॉपीराइट भी आप हमारे पास ही रहेंगे, राइट? क्या ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आएगा? बिल्कुल आएगा। 50 लाख रुपए का पेमेंट है, वहां तो लिमिट ही 1 लाख रुपए की है। क्या इस पे टीडीएस काटा जाएगा? बिल्कुल काटा जाएगा, क्योंकि अगर मान लो कि सप्लायर ने कोई स्पेसिफिकेशन दिया और सामने वाले ने उसको वैसा का वैसा बना के दिया, तो क्या ये एक तरह से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आएगा? यस, इट इज एप्लीकेबल, इट इज कवर्ड अंडर द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। मून टीवी ने इसको बोला कि तो हमारे अनुसार, प्रोडक्शन हाउस को बोला तो हमारे अनुसार एक प्रोग्राम बना के दे, उसके कॉपीराइट भी हमारे पास रहेंगे, सब कुछ हमारे पास रहेंगे। इट मीन्स
प्रोडक्शन हाउस केवल काम करके दे रहा है एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय मून टीवी, दिस इज कवर्ड अंडर द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस वुड बी लायबल अंडर द टीडीएस. If however the payment was made by the Moon TV for acquisition of telecasting right, if however the payment was made by Moon TV for acquisition of telecasting right of the content already produced by the production house, अगर मान लो ये वाला मामला होता है, कंटेंट की बात होगी, यहां पे सेल परचेज हो गया. यहां पे क्या हो गया कि अगर उसने इफ हाउएवर द पेमेंट वाज मेड बाय मून टीवी फॉर एक्विजिशन ऑफ टेलीकास्टिंग राइट ऑफ द कंटेंट ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शन हाउस, मतलब वो बोल रहा है कि यहां पे जो प्रोडक्शन हाउस ने जो ऑलरेडी प्रोड्यूस बाय द प्रोडक्शन हाउस, मतलब मान लो कि अगर प्रोडक्शन हाउस ने कोई ऑलरेडी प्रोग्राम बना रखा है और हमने उससे वो प्रोडक्शन हाउस से वो प्रोग्राम खरीद लिया और अब हम उससे वो काम टेलीकास्टिंग के राइट ले रहे हैं, तो ये तो परचेज और सेल हो गया और इसमें सेक्शन 194C नहीं लगेगा. 194C तब लगता है मेरे दोस्त, 194C तब लगता है, 194C तब लगता है जब मैंने आपको स्पेसिफिकेशन दिया, मेरे अनुसार आपने काम किया, उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. बट व्हेन आई एम परचेजिंग द राइट फ्रॉम यू, तो दिस इज द परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन, दिस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट वर्क. कॉन्ट्रैक्ट वर्क तब होता है जब मैंने आपको मेरी स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम बताया और आपने वो काम किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क हुआ. पर जब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट बताया नहीं, आपके पास प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ था और आपने वो प्रोग्राम मुझे डिलीवर कर दिया और अब मैंने उसके अधिकार खरीद लिए, तो दिस इज द परचेज ऑफ द राइट, दिस इज नॉट द कवर्ड अंडर सेक्शन 194C कॉन्ट्रैक्ट वर्क. ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क कॉन्ट्रैक्टर में नहीं आएंगे, दिस इज नॉट कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वर्क, दिस इज नॉट कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वर्क, राइट. तो दोस्त कॉन्ट्रैक्ट वर्क में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. मैंने आपको काम बताया, आपने उसके अनुसार काम करके दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट में आया. पर मैंने आपकी ऑलरेडी कोई चीज बनी हुई थी प्रोग्राम और मैंने आपसे खरीद ली, दिस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द परचेज एंड सेल. हर सेक्शन पे अलग अलग आया है. 194I रेंट पे 2,40,000 से ऊपर का रेंट है. प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट अगर किराए पे दिए हैं 2% टीडीएस, अदर देन प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट 10% टीडीएस. $194IA तो अलग बोलता है, अगर आपने किसी से कोई प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, मटेरियल अदर देन एग्रीकल्चर लैंड खरीदी, 50 लाख से ऊपर का पेमेंट कराए, तो 1% बायर पेमेंट करते समय टीडीएस काटेगा. मिस्टर एक्स सोल्ड दिस हिज हाउस प्रॉपर्टी इन बेंगलोर एज वेल एज हिज रूरल एग्रीकल्चर लैंड फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 60 लाख एंड 15 लाख. भैया पहली बात तो ये है कि मिस्टर एक्स सोल्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन बेंगलोर एज वेल एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड, 60 लाख 15 लाख respectively. He has purchased the house property and the land in the year 2019 for rupees 40 lakh and 10 lakh. The stamp duty value on the date of transfer as on 1/8/2020 85 लाख and 20 लाख for the house property and agriculture land. भैया मैंने बेची 60 लाख में, उसके स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 85 लाख है, ये 15 लाख है और ये 20 लाख है, राइट. Examining the tax implication in the hands of Mr. X and Mr. Y, X seller, Y खरीदार, and the TDS implication in the hands of Mr. Y,
एज्यूमिंग दैट बोथ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर रेसिडेंट इंडियंस। सबसे पहली बात, इसमें कैपिटल गेन का सेक्शन 50C लग जाएगा कि यदि आपकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के, यदि आपका कंसिडरेशन का 110% और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उससे ज़्यादा है, तो फिर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को आपको सेल वैल्यू मानना पड़ेगी। एज पर सेक्शन 50C द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी 85 lakh would be deemed to be the full value of consideration since the stamp duty value exceed the 110%। आपने खरीदी थी 40 लाख में, आपको 85 माना जाएगा। सबसे पहली बात सेलर के लिए बात करता हूं, एक्स सेल वैल्यू क्या मानी जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी सेल वैल्यू किससे मानी जाएगी? 60 लाख का 110%, 66 लाख, और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 85 लाख। अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल कंसिडरेशन के 110% से ज़्यादा है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल वैल्यू मानेंगे। तो ऐसी दशा में सेल वैल्यू हुई 85 लाख, कॉस्ट हुई 40 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ 45 लाख। ये मामला हुआ किसके लिए? हाउस प्रॉपर्टी सेल के लिए, एक्स के लिए। एक्स नाम के व्यक्ति को 45 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। 45 लाख इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक्स नाम का व्यक्ति पे सेक्शन 50C के अनुसार सेल वैल्यू 85 लाख मानी जाएगी। चूंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट्स की परिभाषा में ही नहीं आती है, इसलिए उस लैंड को टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। चूंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट्स की परिभाषा में नहीं आती है, इसलिए उसको कैपिटल गेन के दायरे में नहीं लाया जाएगा। चूंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट्स की परिभाषा में नहीं आती है, इसलिए उसको कैपिटल गेन की परिभाषा में नहीं लाया जाएगा। अब बात आती है वाई के लिए। वाई के लिए सेक्शन 56(2) सब सेक्शन 10 में आता है कि यदि अगर आपका जो कंसेशन अमाउंट है वो अगर आपका कंसीडरेशन के 10% या 50,000 इन दोनों में जो ज़्यादा उससे ज़्यादा है, तो फिर वो सामने वाले के लिए टैक्सेबल होगा। तो कंसीडरेशन हुआ 60 लाख, उसका 10% हुआ 6 लाख और 50,000, इन दोनों में ज़्यादा है 6 लाख। और आपका जो कंसेशन अमाउंट है, आपका जो कंसेशन अमाउंट है, आवाज सब क्लियर है? आपका जो कंसेशन अमाउंट है वो अगर आपका 6 लाख से ज़्यादा है, कंसेशन अमाउंट है 25 लाख, 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 तो फिर ये 25 लाख रुपए आपकी अदर सोर्सेस में ऐड होगा। 25 लाख रुपए 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 अदर सोर्सेस में ऐड होगा। परफेक्ट। 25 लाख रुपए अदर सोर्सेस में ऐड होगा। मतलब अगर सामने वाले परचेजर के लिए बातचीत करूं तो परचेजर को देखना पड़ेगा कि कंसीडरेशन का 10% और 50,000 रुपये, इन दोनों में जो ज़्यादा हो, कंसीडरेशन का 10% और 50,000 रुपये, इन दोनों में जो ज़्यादा हो, उससे जितना ज़्यादा अगर उससे ज़्यादा कंसेशन अमाउंट है, इन दोनों में ज़्यादा 6 लाख है, और अगर इससे ज़्यादा कंसेशन अमाउंट है तो फिर वो कंसेशन परचेजर के लिए अदर सोर्सेस की इनकम में जोड़ा जाएगा।
परचेजर के लिए अदर सोर्सेस की इनकम में जोड़ा जाएगा। Since the sales consideration exceed the 50 लाख रिक्वायर्ड टू, अच्छा पहले तो ये बात करो यहाँ पे 25 लाख की इनकम में जोड़ेगा। एग्रीकल्चर इज नॉट ए कैपिटल असेट्स, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56(2) इज नॉट एप्लीकेबल। खत्म। अगर आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड कैपिटल असेट्स ही नहीं तो सेक्शन 56(2) लगेगा ही नहीं। अब बात आती है कि टीडीएस लगेगा कि नहीं लगेगा। आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, सेक्शन 194 LA की बात करें, IA की बात करें, अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी और 50 लाख से ऊपर की खरीदी, टीडीएस का पॉइंट लग रहा है। और अगर आपने 50 लाख से ऊपर का उसको पेमेंट करा है तो आपको कोविड डेट पर 0.75%, अदर देन कोविड डेट पर 1%। चूंकि आपने उसको 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदी है एंड यू आर गिविंग द पेमेंट 60 लाख, तो टीडीएस 60 लाख का 0.75% कटेगा। राइट, टीडीएस 60 लाख का 0.75% कटेगा। और टीडीएस पर भी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कोई रूल नहीं लगेंगे, क्योंकि उसने भी एग्रीकल्चर लैंड खरीदने बेचने पर 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी पर भी सेक्शन 194 IA नहीं लगता है। कुल मिला के 2 प्रॉपर्टी थी, एक मकान था और एक एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर पर देने वाले के लिए भी फ्री, लेने वाले के लिए भी फ्री, टीडीएस भी नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में टीडीएस की बात करूं, चूंकि 50 लाख से ऊपर का पेमेंट है 60 लाख, 60 लाख पे 0.75% कटेगा। सेलर के लिए सेल कंसिडरेशन 85 लाख माना जाएगा, उसमें से कॉस्ट 40 लाख घटा के 45 लाख टैक्सेबल। परचेजर के लिए 45 जो कंसेशन अमाउंट है वो कंसिडरेशन के 10% और 50,000 दोनों से ज़्यादा है, तो 25 लाख वुड बी टैक्सेबल फॉर द परचेजर अंडर सेक्शन 56(2) सबसेक्शन 10 अदर सोर्सेस गिफ्ट। परचेजर के लिए 25 लाख रुपए गिफ्ट के मायने में सेक्शन 56(2)(10) में टैक्सेबल है। सेलर के लिए सेक्शन 50C में 85 लाख सेल वैल्यू मानी जाएगी और उस पर कॉस्ट घटा के इनकम आएगी। ये टीडीएस के रिटर्न कब भरना है दोस्त? क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ता है जो टीडीएस काटता है उसके लिए। पहला क्वार्टर खत्म होता 30 जून को, तो रिटर्न भरना पड़ता है 31 जुलाई तक, 1 महीने बाद। 30 सितंबर वाले क्वार्टर के 31 अक्टूबर, दिसंबर वाले 31 जनवरी, 31 मार्च वाले 31 मई। ये जो टीडीएस का रिटर्न भरते हैं, जो टीडीएस काटते हैं, उनको टीडीएस का चालान भरने के बाद रिटर्न भरना पड़ता है समरी। टीडीएस कब भरना पड़ता है? जिस महीने टीडीएस काटा है
या ड्यू करा है उस महीने के समाप्त होने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको TDS भर के आना पड़ता है। चलें दोस्त, थोड़ा सा मोबाइल इसकी कैमरे की बैटरी डाउन हो रही है, पर मैं एक आध इलस्ट्रेशन और करता हूँ। अगले लेक्चर में इसकी बची हुई थ्योरी और आपके साथ TCS दोनों को साथ में शेयरिंग कर लूँगा। राइट, देख लें बेटा, मेरे ख्याल से चलें इतना रख रहा हूँ। इसकी कैमरे की बैटरी डाउन हो रही है इसलिए मजबूरी है मेरी, पर मैं अगले लेक्चर में TDS के बचे हुए एग्जाम्पल, थ्योरी और TCS दोनों लेना चाहूँगा। राइट, चलें आज इतना रख रहा हूँ अभी। थैंक यू।